नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 2024 के जनरल इलेक्शंस अब हमारे सामने हैं। इस समय सरकार के द्वारा रोज कुछ नए फैसले, कुछ लुभावने फैसले देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है उन्हीं में से एक कदम है कि भारत सरकार ने अब CAA जो 2019 में एक एक्ट पारित हुआ था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको अब नोटिफाई कर दिया है गैजेट में। देखिए, यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है। कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, जब कोई एक्ट 2019 में ही पारित हो चुका है और वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर भी हो गए, वो कानून बन गया, तो फिर वो नोटिफाई अभी हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, भारत में किसी भी कानून को फाइनली वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होने के लिए एक प्रोसेस और होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बाद भी, और उसको बोलते हैं गैजेट नोटिफिकेशन। जब तक गैजेट में कोई कानून नोटिफाई नहीं होता, तब तक वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसे याद करिए, श्री राजीव गांधी जी के समय में बेनामी संपत्ति ट्रांजैक्शन एक्ट एक बनाया गया था 1987 या 88 में। गैजेट नोटिफिकेशन वो जाकर के हुआ 2015-16 के आसपास। तो ये प्रक्रिया भी भारत में है। तो अभी आप देखिए कि ये इतनी समय के बाद में इंप्लीमेंट हो रहा है। यहां पर हालांकि एक टेक्निकल पेच था, और वो ये था कि जब ये रूल्स, जब इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट कराया जाएगा तो क्या क्या रूल्स होंगे। रूल्स एक सर्कुलर के द्वारा ये जारी करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। वो रूल्स अभी तक फाइनली बन नहीं पाए थे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले पहले वो उसको नोटिफाई करा देंगे। तो अब वो रूल्स बन चुके हैं और अब वो हमारे सामने, और अब फाइनली जाकर के वो इंप्लीमेंट हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि आखिर ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। देखिए, भारत में अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए भारत में एक कानून बना हुआ है जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। भारत की नागरिकता पाने के कई सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका यह है कि आपको भारत में, अगर आप भारत के अभी नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, आपको भारत में आकर के रहना पड़ेगा और कम से कम 11 साल तक रहना पड़ेगा। 11 साल में आप जब भारत में लगातार रहेंगे तो यहाँ के तौर तरीकों से परिचित हो जाएंगे, यहाँ का कानून व्यवस्था जान जाएंगे, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के कल्चर से परिचित हो जाएंगे। इसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन देशों में रिलीजियस माइनॉरिटी, और वहां पर उनका रिलीजियस ग्राउंड पर प्रोसिक्यूशन होता है। तो इस रिलीजियस ग्राउंड पर होने वाले प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वो कई बार भाग करके भारत आ जाते थे। अब देखिए, वो इलीगली भारत आएंगे, कई बार तो वो वीजा अप्लाई करके आते थे, कई बार इलीगली भी आते थे। तो ऐसे में उनके ऊपर में इलीगल माइग्रेशन के केस भी चल रहे होते थे, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत। तो अब क्या होगा, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, इसमें ये बात बोली गई कि जो व्यक्ति 2014 के पहले तक आ चुका है भारत में, चाहे वो लीगली आया हो चाहे इलीगली आया हो, और अगर वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वहां पर अगर वो रिलीजियस ग्राउंड पर प्रोसिक्यूट होकर के भारत में आया है, तो उसको 11 साल रहना नहीं होगा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। वो 5 साल ही रहकर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। तो यानी कि इस अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बातें की जा रही हैं, इन 3 देशों से आने वाले रिलीजियस ग्राउंड पर प्रोसिक्यूटेड लोगों को आसानी से नागरिकता दे दी जाएगी, और इनके ऊपर में जो इलीगल माइग्रेशन का जो केस चल रहा होगा उसको भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित अगर आप प्रोविजन देखेंगे तो यहां पर आपको भारत सरकार की इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, और यहां पर देखिए क्या बातें लिखी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले इन 3 देशों यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आया हो, और वो इन कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी इस नए नियम के हिसाब से। देखिए, इसमें काफी सारे प्रोविजंस रखे गए हैं इनके बारे में, यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहां पर वैलिड आईडी प्रूफ की तरह से माना जाएगा, वो भी यहां पर एक लिस्ट दी हुई है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि ये एक्ट आखिर अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कैसे होगा, ग्राउंड रियलिटी पर इंप्लीमेंट कैसे होगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज होंगी जो कि इसको इंप्लीमेंट करेंगी। इसके लिए एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई, और उस कमिटी से संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके कौन मेंबर्स होंगे, उसके पास क्या पावर्स होंगी, ये सब अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 में नोटिफाई किए गए। देखिए, ये वही एक्ट है जिसका 2019 में आपने देखा होगा कि पुरजोर तरीके से देश भर में विरोध हो रहा था। दिल्ली के शाहीन बाग में आपने देखा होगा, असम में देखा होगा, वेस्ट बंगाल में देखा होगा, हर जगह पर इसका विरोध हो रहा था। आखिर इसका विरोध होने के पीछे कारण क्या? देखिए, कारण जो सबसे बड़ा बताया जा रहा है वो ये कि कहा यह गया कि ये जो भारत की फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 उसका वायलेशन है। उसका वायलेशन कैसे है
क्योंकि भारत की आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है, भारत के संविधान, क्योंकि देखिए भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं किया जाएगा। तो यहां पर एक एक्ट बनाया गया है जिसमें कि रिलीजियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन की बातें की जाती हैं, और यही कारण है कि देखिए इस चीज को लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस केस की सुनवाई हुई नहीं है, देखते हैं आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करती है और क्या फैसला लेती है। लेकिन देखिए एक बात तो तय है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियस ग्राउंड पर प्रोसिक्यूशंस हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है जो कि बात बताता है कि कैसे पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन्स कराए जाते हैं और वहां पर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है। देखिए अगर हम लोग सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, जिसको आजादी के समय में वेस्ट पाकिस्तान कहा गया था, आजादी के समय यानी कि 1947 में वहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 20.5% हुआ करती थी, जो आज के समय में अगर हम देखें तो ये कम होकर के लगभग 2.1% के आसपास बची है। यही हाल आपको बांग्लादेश में भी मिलेगा, वहां पर भी उस समय की पॉपुलेशन का लगभग 23% के आसपास हिंदूज हुआ करते थे, जो अब कम होकर के सिर्फ 7% बचे हैं। हालांकि देखिए इसमें एक बात कही जाती है कि ये जो 1947 के आंकड़ों की बातें की जाती हैं, ये जब माइग्रेशन नहीं हुआ था उसके पहले का डेटा है। अब जब माइग्रेशन, आजादी के जस्ट बाद माइग्रेशन हुए, बड़े पैमाने पर हिंदूज और सिख्स की पॉपुलेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आई और इंडिया से मुस्लिम पॉपुलेशन एक बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में और पाकिस्तान में गई। उसके बाद वहां पर पॉपुलेशन में ऑब्वियसली कमी आई थी और उसके बाद भी लगातार अब कमी देखने को मिली है, लेकिन वो जो कमी है कहा जाता है ये रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर ही है। और देखिए इसका विरोध आपको सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, आसाम में देखने को मिलेगा, और वहां पर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज इसका विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि वहां की हिंदू कम्युनिटी भी इसका विरोध कर रही है इस एक्ट का, क्योंकि उनका कहना है कि बांग्लादेश से आने वाली जो बंगाली स्पीकिंग हिंदू पॉपुलेशन है, अगर आप उसको नागरिकता प्रदान कर देंगे तो वो धीरे धीरे कर करके यहाँ की डेमोग्राफी बदल देंगे, और हमारा जो एक अपना यूनिक कल्चर है, आसामी कल्चर है या त्रिपुरी कल्चर है, वो बदल जाएगा। और जब बांग्लादेश से बंगाली स्पीकिंग लोग आएंगे तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेंगे, हमारा जो बनाया हुआ नेटिव कल्चर है वो खतरे में पड़ सकता है। देखिए जाने माने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट सुभाष कश्यप जी से जब इस बारे में बातें की गई तो उन्होंने बोला कि इस एक्ट को और ठीक किया जा सकता था, लैंग्वेज करेक्ट की जा सकती थी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन्स बिलोंगिंग टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द रेस्पेक्टिव कंट्री, और यहाँ पर हिंदू, सिख, जैन ये सारी नाम लिखे हुए हैं, इसकी जगह पर अगर ये लिखा होता कि द रिलीजियस परसिक्यूटेड ग्रुप इन दीज कंट्रीज, तो इसकी लैंग्वेज को ठीक किया जा सकता था और तब शायद इसका उस तरह से विरोध नहीं होता जैसा कि अभी देखने को मिलता है। लेकिन देखिए एक और बात है कि यहाँ पर भ्रम फैलाया जाता है कि भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है। इस एक्ट से किसी की भी नागरिकता छीनने की कोई बात नहीं है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनके देश के माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनको भारत में नागरिकता देने की बातें करता है ये कानून। यानी कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, देता ही है। देखिए एक और बात यह है कि इन देशों से बड़े पैमाने पर प्रोसिक्यूट होकर या फिर ऐसे भी चाहे गरीबी के कारण से, रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी आई, खासकर से बांग्लादेश से। तो बातें की जाती हैं कि हम उनको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे। देखिए जब वो आ रहे हैं तो वो रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, और जब वो आते हैं तो भारत सरकार का ऐसा कहना है कि भारत के रिसोर्सेज के ऊपर में प्रेशर पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती, उनके लिए भी देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। भारत में नेचुरलाइजेशन से और रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहीं का भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसकी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, उसे भी सिटीजनशिप दी जा सकती है, बशर्ते वो सारे नियम कानून को माने, उनका पालन करे। हाँ, बस एक चीज है कि उन देशों में रहने वाली जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा रिलैक्स किया गया। वहां पे रहने वाली मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए रूल्स को रिलैक्स नहीं किया गया, वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पुराने नियम के तहत। जो रिलैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ उन देशों की परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स पर ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर अदनान सामी जी ने, जो कि वहां पे ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको भारत की नागरिकता चाहिए थी तो वो भारत में आकर के रहना शुरू किया। उन्होंने बहुत लंबे समय तक रहे, फिर उन्होंने अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए और बाय रजिस्ट्रेशन उनको सिटीजनशिप ग्रांट की गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां के माइनॉरिटी ग्रुप्स को ही दिया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है।